देवियों, सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, आपने 4 सुचिंतित वक्तव्य सुने और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, अगर उसमें से कुछ भी उन्होंने अपनी स्मृति में बचा लिया तो फायदा होगा। 1-2 बातें बस मैं कहूँगा। डॉक्टर मुदिता ने बहुत अच्छा पर्चा पढ़ा, लेकिन बहुविवाह सिर्फ अलबरूनी का नहीं मामला है। तो हम अभी 20वीं शताब्दी में इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं हिंदू में, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट लाना पड़ा। और प्रेमचंद ने विशद लेखन किया, अगर साहित्य के हवाले से ही देखें तो एक विवाह को लेकर के प्रेमचंद ने विशद लेखन किया है। और उसी हवाले में उन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार को लेकर के न सिर्फ कथा साहित्य में बल्कि अपने वैचारिक लेखन में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। तो ये कोई ये नहीं, बहुविवाह हिंदुओं में रहा है। अब वो ब्राह्मण कितना करेगा और अन्य जाति के लोग कितना करेंगे, यह उनके अपने मानसिक विचार पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, ये उनका अपना मामला रहता है। तो ये इसका मामला बहुत जाति से कुछ लेना देना नहीं था। सब आप इतिहास पढ़िए तो हमारे वहाँ तो सारे लेखक हैं, कई सौरानियों के लेखक भी हैं और इतिहास भी है, दोनों हमारे वहाँ हैं। तो ये है अच्छी बात है कि दस्तावेजीकरण है और हम बहुत आगे निकल आए और हमने इस दिशा में हमने भारत में अच्छा काम किया। मित्रों, साहित्य में 2 विधाएं मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, एक अनुवाद और एक यात्रा साहित्य। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं साहित्य के जो एक मोहल्ले की खबर दूसरे मोहल्ले में ले जाए। अनुवाद न हो तो आप एक भाषा के साहित्य से मतलब एक भाषा में ही रह जाएंगे, दूसरे भाषा के साहित्य से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसी तरह जो यात्रा वृतांत है, आप जिस जगह में रहते हैं सिर्फ उस जगह के नहीं रह जाते। यात्रा वृतांत आपकी परिधि को विस्तृत कर देता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाता है। शरीर भले ही आपका एक जगह रह जाए, लेकिन आपका मन, आपका मस्तिष्क दूसरी जगह भी चला जाता है। अच्छी कृतियों को पढ़ते हुए, खासकर यात्रा वृतांत की कृतियों को पढ़ते हुए, कई बार आपके भीतर ललक जाग उठती है उन जगहों को देखने की। आप राहुल जी का जिक्र आया, निश्चित तौर पे राहुल जी से बड़ा यात्रा वृतांतकार हमारे वहां कोई यात्रा वृतांत लिखने वाला हिंदी में नहीं हुआ, और भाषाओं में हुए हो तो नहीं जानता। यात्रा वृतांत के अलावा राहुल जी ने जो 6 खंडों में, जो 4 वालियों में छपा हुआ है, उनकी जो आत्मकथा है उसको भी पढ़िए, वो भी यात्रा वृतांत। वह भी एक तरह से यात्रा वृतांतों के सहारे ही अपने जीवन की कथा को राहुल जी ने चित्रित किया है, वर्णित किया है, जो भी कहें। तो ये एक तरह से यात्रा साहित्य जो है वो कई बार तीसरे नेत्र का काम करता है। यात्रा साहित्य वह जगह है जहां पर आप लेखक के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को तुरंत पकड़ लेते हैं। वहां आपको कुछ और टूल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, तुरंत पकड़ में आता है कि ये आदमी कहां से बोल रहा है। कश्मीर पर आप यात्रा वृतांत लिखें, खूब बढ़िया लिखें, लेकिन सिर्फ अमरनाथ यात्रा का वर्णन करें और इस्लाम से जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनका जिक्र न करें, तो पता चलता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। क्या जितना सुंदर लिख लीजिए। यात्रा वृतांत, कम से कम राहुल के यात्रा वृतांत, अज्ञेय के यात्रा वृतांत, ये सिखाते हैं कि हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विस्तृत होना चाहिए। अज्ञेय का जिक्र नहीं आया। बेहद महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत लिखे हैं अज्ञेय ने, खास करके नॉर्थ ईस्ट को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर के। और वो इस अर्थ में भी पढ़िए, अज्ञेय को पढ़ते हुए पता चलता है कि असली भारतीयता क्या चीज है। भारतीयता है क्या चीज? आजकल बड़ी बहस होती है कि भारतीयता क्या है। बहुत सामान्य शब्दों में भारतीयता का मतलब ही है अन्य के लिए अवकाश, दूसरे के लिए स्पेस, अन्य के लिए स्पेस। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो इसी से पैदा होती है। अगर आप दूसरे के लिए स्पेस नहीं रख सकते तो आप भारतीय होने का दावा नहीं कर सकते। भौगोलिक रूप से भारत में रहिए, वो अलग चीज है। भारत इसी अर्थ में जो भारतीयता है, उदारता है, वो यही है। अज्ञेय की यात्रा वृतांतों को पढ़िए और देखिए कि किस ढंग से वो भारतीयता का विस्तार करते हैं, अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। और हमारा भी जो पढ़ने वाला होता है, आप नागार्जुन के
नागार्जुन के बारे में कम लोग जानते हैं। उत्तराखंड को लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृतांत लिखा है, उसको पढ़िए और देखिए कि किस तरह चित्त निर्मल हुआ चला जाता है। कहानी और कविता को पढ़कर शायद उतना निर्मल ना हो, यात्रा वृतांत सीधे आपको जोड़ लेता है। आपको अलग से शायद बहुत सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, यानी कि परत दर परत उसे उघाड़ने की, जैसे कथा साहित्य को या कविता को आपको परत दर परत उघाड़ने की जरूरत पड़ती है, यात्रा वृतांत में वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक खुद बहुत स्पष्ट होता है उसमें, क्योंकि वो जानता है कि अगर बहुत संकेतों में बात करेगा तो बात नहीं पहुंचेगी। तो यात्रा वृतांत यहाँ पर है भी कि संस्कृति और कला से संबंध, जो मुख्य विषय ही है पर्यटन का, बहुत गहरा है। कोई कह रहा था शुरू में, शायद श्रुति कह रही थी कि ठीक है कि घूमने जाते हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक तो वो है कि एक आदमी घूमने गया, पर्यटन के लिए गया और लौट करके उसने यात्रा वृतांत लिखा, जाहिर है कि इस तरह से करेगा। एक आदमी किन्हीं कारणों से कहीं जा सकता है, लेकिन वो जगह उसे अच्छी लग गई, कई कई कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, जिस भी कारण से वह उसे अच्छी लग गई, वह उसे नोट करता है, लाता है, लिखता है, फिर हजारों लाखों लोग उसे पढ़ते हैं और उस जगह से जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। फिर वो एक आदमी का अनुभव नहीं रह जाता, उस एक आदमी का अनुभव हजारों लोगों के चित्त का, अंतःकरण का आयतन निर्मित करने लगता है, बनाने लगता है और चीजें बदल जाती हैं। तो यात्रा वृतांत का सीधा रिश्ता संस्कृति के साथ है। यह हो ही नहीं सकता कि आप कहीं जाएं, आप कुशीनगर जाएं और आप बौद्ध संस्कृति से न परिचित। अगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने यात्रा की नहीं। आप गए, एक शहर का चाय समोसा खाया, भोजन किया और लौट आए। आप बनारस जाएंगे तो बनारस में दोनों है, एक तिब्बतन स्टडीज से ज्योति आई है, वहां बौद्ध भी हैं और वहां सनातन धर्म भी है, वहां इस्लाम का भी एक पक्ष है। ये हो नहीं सकता कि ये चीजें अगर आप यात्रा के लिए गए हैं तो ये सब चीजें आप में आए। फर्क कैसे होगा? एक सज्जन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपना पर्चा पढ़ रहे थे, ईरान से आए थे। वो भारत में उन जगहों का जिक्र करते रहे जो शिया मुसलमानों से जुड़ी जगह, और उन्होंने बताया कि ये बहुत सुंदर सुंदर चीज है। उसी सत्र में मैं भी था। मैंने कहा कि भाई, भारत इतना एकांगी देश नहीं है। जिन जगहों पर आप गए वो वहां सुन्नियों की भी जगह है, वहां हिंदुओं की भी जगह है और उसके भीतर भी जगह है। तो जब भारत को देखिए तो मुकम्मल देखिए, एक तरह से मत देखिए। तो कई बार क्या होता है, उनका दोष नहीं था, वो उसे धार्मिक यात्रा की तरह देखते, धार्मिक वो देख रहे थे उसे धार्मिक यात्रा की तरह। इसी तरह हमारे जैनेन्द्र जी ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कश्मीर पर यात्रा वृतांत लिखा, अमरनाथ की यात्रा लिखी, सब सुंदर जगहें लिखी, लेकिन सारी जगहें वे जो हिंदुओं से जुड़ी हैं। कश्मीर में उन्हें कोई भी इस्लाम से जुड़ी जगह दिखाई नहीं थी जो उस यात्रा वृतांत का हिस्सा बन सकती थी। तो यह सांस्कृतिक यात्रा वृतांत पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको सचेत होने की भी जरूरत है। मैंने कहा कि संस्कृति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसमें कहीं कोई खेल हो रहा हो, कोई चीज ऐसी हो रही हो जिसे एक नए पाठक को, कम से कम आप लोगों को जो भारत का भविष्य है, सही अर्थों में, हम लोग भी हैं, आप लोग हमसे ज्यादा हैं, उनको देखना तो चाहिए। जैसा मैं कह रहा था, अथर्ववेद, आजकल लोग संस्कृति की बहुत बातें करते हैं। अथर्ववेद का सूत्र है कि ऋचा है जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोपसम। इसका मतलब यह है कि बहुत से धर्मों को मानने वाले, अनेक भाषा बोलने वाले जन समुदाय को जैसे एक घर में कोई रहे उस तरह धारण करने वाली पृथ्वी धेनु के समान सभी को समृद्ध करती है। ये भारत की अवधारणा है। भारत ने कभी नहीं कहा कि यह पृथ्वी सिर्फ एक धर्म की है। भारत ने कभी नहीं माना कि यह किसी एक जाति की है। भारत ने इन सब का, हमारे भारत से आशय यह है कि जो हमारी बौद्धिक परंपरा रही है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, वो बराबर विविधता को मानने वाली रही है। यात्रा वृतांतों का भी महत्व यही है। राहुल जी के पढ़िए, आप के पढ़िए, जैनेन्द्र के पढ़िए, आप कमलेश्वर के पढ़िए, किसी के भी यात्रा वृतांत उठाकर पढ़िए। बहुत नया आज कोई सत्र में होना का नहीं है। अनिल यादव पूर्वोत्तर पर उन्होंने बहुत नए ढंग से लिखा है, उनको पढ़िए।
अभी असगर वजाहत का जिक्र कर रही थी, असगर वजाहत के पढ़िए मित्रों, जिसको भी इन सबको पढ़िए, आप देखेंगे कि किस तरह से ये यात्रा वृतांत अगर बहुत संकीर्ण ढंग से नहीं लिखे गए हैं तो वो परिधि का विस्तार, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि परिधि का विस्तार, और संस्कृति का काम ये है कि वह एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को आकृष्ट करे और इस तरह अपना भी और उस संस्कृति का भी विस्तार करे। अगर आवाजाही नहीं होगी, अगर बातचीत नहीं होगी, तो आप अपने मोहल्ले के उस्ताद हैं, हम अपने मोहल्ले के उस्ताद हैं। यात्रा वृतांत इस मामले में एक जनतांत्रिक विधा भी है, साहित्य अधिक जनतांत्रिक विधा। यहां पर आपको अलग से, जब कविता में अलग से सीखना पड़ता था छंद, तो छंद लिख करके, यात्रा वृतांत लिखने के लिए आपको अलग से किसी तरह की साहित्यिक योग्यता भी अर्जित करने की जरूरत है। आप बिना कोई साहित्यिक योग्यता अर्जित किए भी यात्रा वृतांत लिख सकते हैं, बशर्ते आपका दृष्टिकोण खुला हुआ, बशर्ते आप भारत के बारे में अगर लिख रहे हैं तो भारतीयता को सही अर्थ में समझते हैं, दूसरे को स्पेस देने के बारे में आपके चित्त में भाव आता। अगर वो नहीं है तो सब कुछ खत्म, सब कुछ गया। कल ही नागपुर में हम लोग एक सेमिनार में थे और बहुत अच्छा लगा कि ये बात मैं भी कह रहा था और आचार्य नंदकिशोर आचार्य जी भी यही बात कह रहे थे, और भी लोग अन्य ढंग से बात करने वाले लोग भी वहां थे। वहां भी भारतीय साहित्य की अवधारणा पर बात हो रही थी। आजकल जेरे बहस है ये सब कुछ। तो मित्रों, युवा साथियों, बहुत सारे संदर्भ हैं। मुझे लगता है कि समय सांस्कृतिक संध्या का हुआ जा रहा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। बस निवेदन यह है कि यात्रा साहित्य जब भी पढ़िए, आंख और मस्तिष्क खोल कर पढ़िए। 90% यात्रा साहित्य जनतांत्रिक हैं, वो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले हैं, वे आपके सांस्कृतिक चित्त को और अधिक उदार बनाने वाले हैं, उसका विस्तार करने वाले हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो शायद किन्हीं धार्मिक स्थलों के बहाने, किन्हीं सांस्कृतिक स्थलों के बहाने आपके चित्त की परिधि को और सिकोड़ने वाले भी हैं, संकुचित करने वाले भी हैं। वहां आपको थोड़ा संयम दिखाने की जरूरत होगी, समझने की जरूरत होगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई और बुलाएं।